बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान। ये स्लाइड अपडेटेड नहीं लग रही। मैं एक क्विक रिकैप आप लोगों को देता हूँ। सिस्टम ऑफ टैक्सेशन इन पाकिस्तान में कल मैंने आपके साथ क्या बातें की थी वो डिस्कस करते हैं और उसके बाद हम आगे चलेंगे। फैन ऑफ करवा दीजिए। जी, सबसे पहले मैंने आपके साथ डिस्कस किया था कि भाई टैक्स है क्या। तो हमारी ये डिस्कशन हुई थी कि असल में हुकूमत को पैसे चाहिए होते हैं, पैसे दरकार होते हैं मुल्क चलाने के लिए। जब उनके पास वो पैसे अरेंज नहीं होते या उनके पास वो पैसे मौजूद नहीं होते तो वो क्या कर लेते हैं सर, वो अवाम को कहते हैं कि कंट्रीब्यूट करें, और अवाम जो कंट्रीब्यूट करती है, अवाम जो कंट्रीब्यूट करती है उसे क्या कहते हैं, उसे टैक्स कहते हैं। नहीं सर, मुझे हंसी इस बात ये सोच के आ गई कि अभी एक वीडियो मैं आने से पहले देख रहा था तो कोर कमांडर के घर से एक खातून निकली है, उसके हाथ में वो पानी वाली बोतल है, 2-3 किताबें हैं और वो कह रही कि ये मेरे टैक्स का पैसा है, चलो मैं कुछ तो रिकवरी हो गई है। तबरुक था ना सर जी। असल में मुश्किल बात है। बहरहाल जो किताब में लिखा है वो मैं आपको पढ़ा देता हूँ। ये टैक्स की रिकवरी का ठीक तरीका नहीं है। ठीक है सर। लो सर, उसके बाद हम आगे चलते हैं। अगला पॉइंट इसमें यह है कि टैक्स का मकसद क्या है। हमने 3 मकासद डिस्कस किए हैं। मकसद नंबर 1 रेवेन्यू कलेक्शन, मकसद नंबर 2 इम्प्लीमेंटेशन ऑफ पॉलिसीज, मकसद नंबर 3 फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, यानी अमीर आदमी से पैसे वसूल करना। और अब उसके बाद हमने बात की कि यार रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स तो एक है, उसके अलावा नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स हैं। और जब हम नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स की बात कर रहे थे तो हमने कहा था भाई नॉन रेवेन्यू ऑब्जेक्टिव्स में मेनली सबसे पहले सोशल और इकोनॉमिक डेवलपमेंट, सोशल एंड इकोनॉमिक। दूसरे नंबर पे जी भाई बताइएगा, प्रोटेक्ट करना अपनी लोकल इंडस्ट्री को और वीक एंटरप्राइज को सपोर्ट करना और इन्फ्लेशन को काउंटर करना और ट्रेड नेगोशिएशन विद अदर कंट्री में टैक्स को बार्गेनिंग टूल के तौर पे इस्तेमाल करना और प्राइस डिस्क्रिमिनेशन को एलिमिनेट करना और डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी डिस्करेज करना, अनडिजायरेबल सेक्टर्स को। और क्या था सर जी भाई जी, रिसर्च को, साइंस एंड इन्वेंशन को डेवलप करना। और क्या था भाई, अमीर बंदे से पैसे वसूल करके गरीब पर खर्च करना, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ, इक्वल जी। और सर जी ये सारी बातें आपके साथ कल डिस्कस हुई थी। अगर कोई बात पूछना चाह रहे हैं तो प्लीज पूछिए। यार अगर कोई बात नहीं समझ आई, देखिए आज सेकंड क्लास है, मैं अब सारी बातें उतनी डिटेल में नहीं बताऊंगा ना, लेकिन जो आप कहेंगे उसको मैं जूम इन कर दूंगा, उस पर ज़्यादा रोशनी डाल दूंगा। अगर आपको बातें समझ आ गई हैं तो मैं आगे अपने आज की बात की तरफ। सर जी प्लीज़। सर अपनी लोकल फोर्स, अपने लोगों को, अपने लेबर को ट्रेनिंग देना। सर जी जब आप लेबर, मिसाल के तौर पे एक बंदा है वो
वेल्डिंग, मैंने आपको एक एग्जांपल दे देता हूँ अपनी रियल लाइफ की, कि मैंने देखा कि मैं एक इंजीनियरिंग कंपनी के ऑडिट पर था, तो उन्होंने एक इदारा बनाया हुआ था डेस्कॉन ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट के नाम से, DTI। वो क्या करते थे, वो लेबर को ट्रेन करते थे, ठीक है, फोर्स को ट्रेन करते थे। अच्छा, फोर्स को ट्रेन करने से मुराद आर्मी फोर्स नहीं है, लोगों को ट्रेन करना। एक बंदा है जो IT की स्किल तो है, उसने एक 6 माह का कोर्स करवा दिया, जिसके बाद वो 2 लाख रुपए पर मंथ कमाने लग गया। तो सर उसको अनेबल करना है ना, गवर्नमेंट का ऑब्जेक्टिव है ये। गवर्नमेंट ये चाहती है कि लोग डेवलप हो। भाई मेरी बात समझ आ रही है? तो वो अगर कोई बंदा ये काम करेगा तो FBI वाले उसको इनकरेज करेंगे, उसको टैक्स माफ कर देंगे। सर समझ आ रही है? जो बंदा ऐसे बंदे को डोनेशन देगा उसको भी टैक्स क्रेडिट मिलेगा, टैक्स में कमी मिलेगी। डिपेंड करता है, जो कुछ ऐसे इदारे हैं जो FBR से अप्रूव्ड है। अब मैं डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की बात करने लगा हूं, उसमें इसकी बात आएगी, जरा सुनिएगा। सर जी फिर मैंने आपको, मेरे पास नहीं है, सईद भाई से बात करें। सर जी अगली बात जो आपके साथ मैंने करनी थी वो डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की बात। डेवलपमेंट ऑफ इकोनॉमी की अगर मैं बात करूं तो उसमें पहले नंबर पे बात यह है कि यार हम ना हुकूमत वाले लालच दे देते हैं। किसको? हुकूमत वाले लालच दे देते हैं बिजनेसमैन को कि हम आपका टैक्स माफ कर देंगे, फलां जगह पे अपनी फैक्ट्री बना लो। बिजनेसमैन उस लालच के चक्कर में फैक्ट्री बना लेता है और मुल्क को क्या फायदा होता है? सर वो वाला अंडर डेवलप्ड एरिया डेवलप हो जाता है, वहां पर अपॉर्चुनिटीज आ जाती हैं, वहां पर एम्प्लॉयमेंट मिल जाती है, वहां पर खुशहाली आ जाती है। सर ये एक तरीका है टैक्स इंसेंटिव देना बिजनेसमैन को, ताकि वो उस अपॉर्चुनिटी को अवेल करते हुए इन्वेस्टमेंट कर दे अंडर डेवलप्ड एरिया में, जिससे वो एरिया भी एम्प्लॉयमेंट भी आएगी और ओवरऑल प्रॉस्पेरिटी भी आ जाएगी। दूसरे नंबर पे आप डेवलप करना चाहते हैं, अमीर आदमी से ज़्यादा पैसा वसूल करके गरीब आदमी पे खर्च करें, ये डेवलपमेंट हो जाएगी। डेवलपमेंट अमीर से पैसा वसूल करें और गरीब, यानी आप जिसने BMW इंपोर्ट किया उससे पैसा लें और वो पैसा और ही ट्रेन पर लगा दें, तो अमीर से वसूल करें और गरीब पर खर्च करें। तीसरे नंबर पे ये वाली बात जो अभी भाई कर रहे थे, सर एक बंदा वो है जो फलाही काम कर रहा है और एक बंदा वो है जो फलाही काम करने वाले को डोनेशन दे रहा है। जो बंदा खुद फलाही काम कर रहा है, टैक्स वाले उसको एग्जेम्पशन दे देते हैं। यार एग्जेम्पशन का मतलब तो पता है ना, टैक्स माफी। और जो बंदा फलाही काम करने वाले को डोनेशन दे रहा है उसको उसके टैक्स में कमी कर देंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? लो सर इसके बाद अगला पहलू है कि जनाब जो बंदा डोनेट कर रहा है उसको भी बेनिफिट दिया जा रहा है। सर एग्रीकल्चरल सेक्टर, सर आपका मुल्क एग्रो बेस्ड कंट्री है, यहाँ पर जो एग्रीकल्चर का काम करेगा उसको टैक्स वालों से मराहत मिलती है, यानी टैक्स एग्जेम्पशन मिल जाती है, टैक्स में कमी मिल जाती है। सर ठीक हो गया जी भाई? लो सर ये डेवलपमेंट के बारे में डिस्कशन थी। डेवलपमेंट के बारे में देखें कोई पॉइंट रह तो नहीं गया? हाँ एक पॉइंट है सर, इम्पोजिशन ऑफ टैक्स। सर ज्यादा टैक्स लागू करेंगे उस बंदे पर जो बंदा बाहर से कोई ऐसी चीज मंगवा रहा है जो ऑलरेडी पाकिस्तान में बन रही, या बाहर से कोई ऐसी चीज मंगवा रहा है जो नेसेसरी नहीं है, जरूरी नहीं है। तो सर ये सारी बातें आपके साथ डिस्कस कर ली। सर मुझसे अगर आप कहें ना कि सर इसका निचोड़ बता दें 1 मिनट में, तो सर वो मैं आपको बताने लगा। सबसे बात यह है, टैक्स करने का मकसद टैक्स कम करने
क्या मकसद होता है? उस एक्टिविटी को प्रमोट करना, एनकरेज करना। यस और नो? टैक्स में इजाफा करने का मकसद उस एक्टिविटी को डिस्करेज करना। यस और नो? ये दो बातें आपके पास आ गई, पीछे आपके पास 2-3 कार्ड्स ही रह गए। असल में मैं अब आपको ये वाली जो डिस्कशन की है, इसके बाद आखिर में ये शुरू करेगी, यार सवाल आए तो सोचना कैसे, यार टैक्स कटा रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, टैक्स माफ कर रहे हैं, एनकरेज कर रहे हैं, टैक्स बढ़ा रहे हैं तो डिस्करेज कर रहे हैं। अगर आपको लगे कि यार डिस्करेज की तुक नहीं बनती, तो आखिरी पत्ता आपके पास क्या है? रेवेन्यू कलेक्शन। सर जी अगर वो कह रहे कंपनी में टैक्स लगता है 29%, तो आप कहेंगे कंपनी को डिस्करेज कर रहे हैं? नहीं, रेवेन्यू कलेक्शन। सर जी मेरी बात, 2-3 पॉइंट्स और हैं। अगर वो आपको कह दे कि यार बैंक्स के जरिए ट्रांजैक्शन करो और किसी तरह ना करो, टैक्स लगा देंगे, तो वो क्या होगा? डॉक्यूमेंटेशन ऑफ। उसके बाद अगला पॉइंट था हमारा डॉक्यूमेंटेशन ऑफ इकोनॉमी के बाद हम उसके अलावा फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ एक पॉइंट है। जहां भी देखे ना महंगी चीज पर टैक्स लग रहा है, अमीर बंदे पर टैक्स लग रहा है, लग्जरी आइटम पर टैक्स लग रहा है, तो भाई अगर तो वो इंपोर्ट हो रही है तो फिर तो कह दो इंपोर्ट को डिस्करेज कर। और अगर वो लोकल है तो फिर डिस्करेज करना उसका मकसद नहीं होता, बल्कि सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये 4-5 चीजें हैं, इसके गिर्द सारे पास पेपर भी घूमते हैं। और इसी तरह का सवाल अगर इसमें से आया तो इसी तरह का सवाल आना, मुझे लग रहा है कि इस बार ये वाला सवाल आना है। भाईजान मैं आपका इंतजार कर रहा हूँ, इसको अपडेट कर दीजिए। लो सर, अब आगे हम बात करने लगे अगली, बस मेरा ख्याल है मैंने कल यहां तक पढ़ाया था और पास पेपर कराए थे। सर जी वो पास पेपर आपने क्लास में किए थे कि होम असाइनमेंट थी? कुछ क्लास में सारे कर लिए थे। सर मैं आपसे एक बार ये ज़रूर एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि आप इस क्लास के बाद 1.5 घंटा घर इसको दें। 1 घंटे की क्लास, 15 मिनट की पोस्ट क्लास डिस्कशन, 1.5 घंटा का बार, बस उसके अलावा दिल भी चाहे तो टैक्स ना पढ़े, लेकिन ये ज़रूर पढ़े। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये ज़रूरी है सर। सर जी आगे आ गया हमारे पास, एडम स्मिथ की बात करने लगे। जी लाइए एडम स्मिथ की स्लाइड पर आ जाइए। लो सर, एडम स्मिथ। एडम स्मिथ कैनन ऑफ टैक्सेशन में सबसे पहला आ गया सर्टेनिटी। व्हाट इज सर्टेनिटी? सर क्लैरिटी। और मैं इसकी एग्जांपल हमेशा ऐसे देता होता हूं कि हम लोग एक लोकल मार्केट में गए कुछ चीज़ खरीदनी, फॉर एग्जांपल शर्ट खरीदने, और दुकानदार से पूछा कि वो शर्ट कितने की है, तो दुकानदार ने बताया कि भाई ये शर्ट 2000 रुपये की है। हमने उसको कहा भाई 1200 रुपया लोगे? उसने कहा नहीं भाई 1800 से कम नहीं होगी। आपने कहा 1300, उसने कहा भाई 1500 से कम नहीं होगी। आपने कहा 1400, उसने कहा लाओ भाई 2 1400। आपने उसको 1400 दिया, शर्ट ले ली, आपके साथ जो दोस्त था उसने आपको उसी वक्त ही कोनी मारी, बाहर आया, कहा यार तू मेरी आंखों का इशारा नहीं देखता, उसने तो 1300 में दे देनी थी। और आपका दुकानदार जो है वो पता क्या सोच रहा था कि यार मुझसे गलती होगी, मुझे 1500 से कम आना ही नहीं चाहिए था। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? ये असल में तब होता है जब चीज़ों की वैल्यू सर्टेन नहीं होती। आप अभी यूनिवर्सिटी की शॉप पे चले जाएं, वो आपको 1 रुपया कम नहीं करेगा, आप उसे एक्सपेक्ट भी नहीं करेंगे। आपको पता है यार इतना बहस करने का फायदा ही नहीं, इन्हें कट करनी ही नहीं। सर जी ऐसे होता है ना? सर
ये होती है सर्टेनिटी। आप जब चीज लेके बाहर निकलते हैं तो आपको डाउट नहीं होता ये मैंने महंगी खरीद ली है या इसका ये रेट नहीं था या इसने मुझे 500 ऊपर ले लिया। सर जी ये बुनियादी तौर पे क्या है, ये सर्टेनिटी है। सर इसकी ये तो स्टोरी अब मैंने बता दी आपकी समझने के लिए। असल बात यह है टैक्स जितना अदा करना है और टैक्स जितना वसूल करना है, इट शुड बी वेरी क्लियर। टैक्स जितना अदा करना है और टैक्स जितना जिस बंदे ने अदा करना है, ही शुड बी वेरी क्लियर कि मैंने टैक्स कितना अदा करना है। जितना टैक्स वसूल करना है, ही शुड बी वेरी क्लियर कि मैंने कितना टैक्स वसूल करना है। इसमें यार तेरी मेहरबानी ए वाला चक्कर नहीं होता। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? इट शुड बी वेरी क्लियर। सर कन्वीनियंस ऑफ पेमेंट, सर टैक्स का निज़ाम ऐसा है कि भाई एडम स्मिथ कहता था कि यार एक तो बंदे से उसको आसानी तो दो। वो टैक्स तब आप उससे टैक्स का पैसा लो जब उसके पास पैसा हो। तो भाई आप टैक्स का निजाम कन्वीनियंट होना चाहिए दो चीजों के हवाले से, टाइम और मैनर के हवाले से। टाइम और मैनर के हवाले से टैक्स शुड बी कलेक्टेड एट अ टाइम एंड इन अ मैनर कन्वीनियंट फॉर। सर टैक्स पेयर के लिए वो कन्वीनियंट हो, आसान हो, जिस वक्त जमा कराना है वो आसान, जिस तरह जमा कराना है वो आसान। अब तो इतनी आसानी है कि सर अपने बेड पे लेटे लेटे ही आप लैपटॉप पे अपनी कैलकुलेशन करेंगे, वहीं पर ही लेटे लेटे लायबिलिटी आ जाएगी और वहाँ पे ही आप ऑनलाइन बैंकिंग से पेमेंट कर देंगे। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? टैक्स का निज़ाम क्या कर दिया गया है, कन्वीनियंट। बिस्मिल्लाह, कन्वीनियंट है सर। एक सर्टेनिटी था, एक कन्वीनियंट था और तीसरे नंबर पे क्या था जनाब, इक्वालिटी। अच्छा यहां से मसला सर टैक्स का निजाम हर बंदे के लिए एक जैसा होना चाहिए। टैक्स का निजाम हर बंदे के लिए एक जैसा होना। टैक्स पेयर शुड बी प्रोपोर्शनल टू इनकम एंड अप्लाइड इक्वली टू ऑल कंसर्न्ड एरिया। सर टैक्स का निजाम हर बंदे के लिए एक जैसा होना चाहिए। वो कहता है, एडम स्मिथ कहता था परसेंटेज फिक्स कर दो और सब पर वही हो। मिसाल के तौर पे आपने कह दिया टैक्स 10% है, जिसकी 1 लाख इनकम है उसके लिए भी 10% है, जिसकी 10 लाख इनकम है उस पर भी 10% है। तो ऑटोमेटिकली 1 लाख वाला 10,000 देगा, 10 लाख वाला 1 लाख देगा। यस और नो? इनकम बढ़ेगी, टैक्स भी बढ़ जाएगा। बड़ा अच्छा निजाम है। एडम स्मिथ ने कहा था ऐसा होना चाहिए। चौथे नंबर पे आ गया इकोनॉमी ऑफ कलेक्शन। वो कहता है टैक्स की कलेक्शन इतनी मुश्किल ना हो कि डिस्करेज हो जाए। सर टैक्सेस शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस। सर टैक्सेस इतने ज्यादा ना हो या टैक्स इतना एक्सपेंसिव ना हो कि उसको कलेक्ट, शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट and should not discourage business. सर एक्सपेंसिव टू कलेक्ट भी नहीं होना चाहिए और बिजनेस को डिस्करेज भी नहीं करना चाहिए। सर ये दो बातें। टैक्स शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट। और जी सर अगर टैक्स शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट तो सर इसको लीगल बॉडी ने करना है तो बिजनेस कैसे डिस्करेज? वो दो अलग-अलग बातें लिखी हुई। टैक्स यानी टैक्स को, यानी आपको पता है कि यार हम टैक्स कलेक्ट करेंगे तो हर बंदे से टैक्स कलेक्ट करने पर हमारा 22,000 रुपया लगता है, तो आप 18,000 रुपये जिससे टैक्स लेना उससे टैक्स कलेक्ट करेंगे? नहीं करेंगे भाई, 22,000 तो कलेक्ट करने पर लग जाना है। तो टैक्स को कलेक्ट करना महंगा नहीं होना चाहिए पहले, और ऐसा नहीं होना चाहिए कि उससे बिजनेस क्या हो, डिस्करेज हो। सर टैक्स इतना ज्यादा नहीं होना चाहिए कि उससे बिजनेस डिस्करेज हो। इसका मतलब समझते हैं? सर इतना ज्यादा टैक्स लगा दिया है कि 100 रुपया
हमने कमाया है और 60 रुपये टैक्स लग गया है, वो तो 40 रुपये उसको सिर्फ बच्चे हैं टैक्स लगा के, वो सोचते हैं लानत भेजो यार, मैं इससे अच्छा गया है मैं नौकरी कर लेता हूँ। और भाई मेरी बात पिक कर रहे हैं? तो टैक्स जो है शुड नॉट बी एक्सपेंसिव टू कलेक्ट एंड शुड नॉट डिस्करेज बिजनेस। Following are some broad principle for levy of taxes. Sir, broad principle for levy of taxes हैं कुछ। levy पता है किसको कहते हैं? लागू करने को। अंग्रेजी में कहते हैं impose, impose करना, लागू करना। द बेनिफिट प्रिंसिपल पहला, वो कहते हैं कितना टैक्स देना चाहिए या बंदे पे कितना टैक्स लगाना चाहिए, जो जितना फायदा उठा रहा है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। कितना टैक्स देना चाहिए? जितना फायदा उठा रहा है उतना टैक्स देना चाहिए। दिस प्रिंसिपल होल्ड्स दैट द इंडिविजुअल शुड बी टैक्स्ड इन प्रोपोर्शन टू द बेनिफिट्स they receive from the government, and that tax should be paid by those people who receive the direct benefit from the government. जो गवर्नमेंट से जितना फायदा उठा रहा है उसको उतना टैक्स देना चाहिए। सर दूसरा आ गया एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल। एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल, सर जी जिसकी जितनी हैसियत है, जितनी पसली है, उस पर उतना टैक्स लगना चाहिए या उसे उतना टैक्स देना चाहिए। तो पहली बेनिफिट प्रिंसिपल कहता है जितना फायदा उठाते हो। दूसरा प्रिंसिपल कहता है जितनी हैसियत है उतना टैक्स देना चाहिए। अगर आप ज्यादा पैसे कमाते हो तो ज्यादा टैक्स दो, अगर आप कम पैसे कमाते हो तो कम। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन, ये तीसरी बात है जो कहता है प्रोपोर्शनल टैक्स है, वो कहता है प्रोपोर्शनली टैक्स देना चाहिए। फिक्स परसेंटेज हो, जिसकी इनकम ज्यादा होगी उस पर टैक्स ज्यादा लगेगा, जिसकी इनकम कम होगी उस पर टैक्स कम। सर ये इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल है। इनकम, वेल्थ, ट्रांजैक्शन फिक्स परसेंटेज पर टैक्स हो, तो जिसकी वो कहता है फिक्स परसेंटेज पर टैक्स हो, तो ये प्रोपोर्शनल है। सर आ जाए जरा, सर वो कहता है काइंड्स ऑफ टैक्सेशन तीन तरह के हैं। एक प्रोपोर्शनल, एक प्रोग्रेसिव, तीसरा रिग्रेसिव, तीसरा रिग्रेसिव। रिग्रेसिव, सर व्हाट इज प्रोपोर्शनल? सर जी इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट सेम रहा, अलबत्ता टैक्स बढ़ा। या मैं पहले अगर इसको कह दूं इनकम बढ़ी तो टैक्स बढ़ा और टैक्स रेट क्या रहा? सेम रहा। प्रोग्रेसिव क्या होता है? इनकम बढ़ी, टैक्स बढ़ा, टैक्स रेट भी बढ़ा। रिग्रेसिव क्या होता है? इनकम बढ़ी, टैक्स फिक्स्ड रहा, टैक्स रेट क्या हो गया? कम हो गया। ये तीनों असल पॉइंट समझने का पता क्या है? स्टूडेंट जनरली जो गलती करते हैं वो
इस केस में इनकम को टैक्स के साथ रिलेट कर देना, इनकम को टैक्स रेट के साथ रिलेट करें। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट सेम रहा, दिस इज प्रोपोर्शनल। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट बढ़ा, दिस इज प्रोग्रेसिव। इनकम बढ़ी, टैक्स रेट कम हुआ, दिस इज रिग्रेसिव। मेरी बात समझ आ रही है सर? अगर यहां तक मैं आपको बात समझा सका तो एक एग्जांपल देता हूं सर। एक है ए और एक है बी। ए की इनकम है 10 लाख, उस पे टैक्स लग रहा है 10% के हिसाब से 1 लाख। बी की इनकम है 1 करोड़ यानी 10 मिलियन, इस पे टैक्स लगा 10% के हिसाब से कितना हो गया? 1 मिलियन। यार ये बात समझ आ रही है? इनकम बढ़ रही है, टैक्स भी बढ़ रहा है, टैक्स रेट क्या है? सेम। दूसरा केस लीजिए, इनकम एक बंदे की थी 1 मिलियन, इस पे टैक्स लगा 10% के हिसाब से कितना हो गया? 1 लाख। बी की इनकम थी 10 मिलियन, इस पर इनकम ज्यादा थी तो टैक्स रेट ही ज्यादा लग गया और टैक्स कितना बना? ओ भाई मेरी बात समझ आ रही है? सर जी तीसरे नंबर पे इनकम थी 1 मिलियन, इनकम थी 1 मिलियन तो टैक्स था 1 लाख। इनकम थी 10 मिलियन तो टैक्स था 1 लाख। अब जिसकी इनकम 1 मिलियन है उसके लिए कितना है? 10%। और जिसकी इनकम के 10 मिलियन है उसके लिए कितना है? यार मेरी बात समझ आ रही है? लो सर, मैं आपको जो बात बताना चाहता था ऑलमोस्ट सारी बातें बता दी। अब एक बार रिपीट करूंगा और आगे चलूंगा। सर इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा लेकिन टैक्स रेट सेम रहा, दिस इज प्रोपोर्शनल टैक्स। इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा और टैक्स रेट भी बढ़ा, दिस इज प्रोग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी तो टैक्स, इनकम बढ़ी तो टैक्स सेम रहा और टैक्स रेट क्या हो गया? यार मेरी बात पिक कर रहे हो? सर इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को एबिलिटी टू पे भी कहते हैं। अभी पीछे पढ़ाई है ना एबिलिटी टू पे, वो असल में ये प्रोग्रेसिव टैक्स है। इस प्रोग्रेसिव टैक्सेशन को एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल भी कहते हैं और इस प्रोपोर्शनल टैक्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहा जाता है। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहा जाता है। इस प्रोग्रेसिव टैक्स को इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन प्रिंसिपल कहा जाता है। जी सर जी मेरी बात समझ गए? सर प्रोपोर्शनल टैक्स, प्रोग्रेसिव टैक्स, रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है लेकिन टैक्स रेट सेम। इनकम बढ़ रही है तो टैक्स भी बढ़ रहा है और टैक्स रेट भी बढ़ रहा है। सच फर्क देखा ना? यार समझ आ गई है? जरा एक बार अगर आपको ये सब समझ आ गया तो आगे चलते हैं। यार एक इसकी पिक्चर लेके ग्रुप में शेयर कर, एक आप इसकी तस्वीर ले लीजिए जो क्लियर आ रही है। तो मुझे शेयर कर दें सर, ग्रुप अभी ये मसले की वजह से थोड़ा वो हो गया, बन रहा है इंशाल्लाह। एक बात बताऊं, आप लोगों ने कमिटेड रहना है। ये मिसाल के तौर पे अभी
मैं ये नहीं कह रहा प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन मुझे ये लगा कि कोई बहुत सीरियस प्रॉब्लम आज नहीं थी। अगर कोई बंदा मूव करना चाह रहा था तो मुझे लगा वो आराम से मूव कर पाया। आप में से कोई एक ऐसा बच्चा जिसको लगा कि मैं बड़ी मुश्किल से आया हूँ और अल्लाह ने जान बचाई है। ऐसा तो हो सकता है कि आप जिस रोड से रूटीन में आ रहे हैं वो रोड ब्लॉक और आप थोड़ा सा साइड पे होके आ जाए, इतना की फर्क पड़ा है ना। सर मेरी बात सुनिए, कम से कम इतनी तो कमिटमेंट भी हमारे अंदर होनी चाहिए ना कि यार है काम करना है तो करना है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? मैंने जो पहले दिन आपसे बात की वही बात है कि यार अपनी रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी पे कॉम्प्रोमाइज नहीं करना। मुझे लगता है कि सब बच्चों को आना चाहिए था, कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं थी। यानी आप कहेंगे जनाब मुझे कोई कन्वेंस नहीं मिल रहा, ऐसा नहीं था, हर चीज नॉर्मल है। सर जो लोग आए हैं उन्होंने अच्छा किया, जो लोग नहीं आए वो आ सकते थे, उन्हें आना चाहिए था। ऑल्दो ये लेक्चर हम लोगों ने जो बच्चे नहीं आए उनके लिए यही प्लान किया है। वैसे भी पहले 7 दिन की जो है वो रिकॉर्डिंग जो है वो यूट्यूब पर अवेलेबल होती हैं, तो ये लेक्चर भी अवेलेबल हो पाएगा यूट्यूब पर। मगर एक्सपेक्ट ये करेंगे यार आप सब लोग फिजिकल आना है तो रेगुलरली फिजिकल आइए ताकि आप मैक्सिमम बेनिफिट अवेल करें। सर आपने मुझे व्हाट्सएप करनी है ये तस्वीर, लो सर। Sir, tax system requires the same percentage of income of all taxpayers regardless of their earnings. A proportional tax applies the same tax rate across low, middle and high income. Same rate लगेगा, इनकम कम हो ज्यादा हो या बहुत ज्यादा हो। सर गौर करें 10 मिलियन पर भी, 1 मिलियन पर भी, और ये वाला रूल कंपनी पर अप्लाई होता है। और अभी मैं ये वाली बात करता हूँ, लेकिन अभी सिर्फ ये बात समझ लीजिए इस वक्त फौरी आज के लेक्चर में इसके बारे में बात करूंगा। एक मजीद बात, 1 मिलियन पर 29% टैक्स है, 10 मिलियन पर भी 29% टैक्स है। यानी कंपनीज पर जो टैक्स लगता है वो फ्लैट और प्रोपोर्शनल टैक्स होता है। और इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा और टैक्स रेट भी बढ़ा। इनकम बढ़ी तो टैक्स भी बढ़ा और टैक्स रेट भी बढ़ा। ये प्रोग्रेसिव टैक्स हमारे इंडिविजुअल्स और एओपी पर, यानी जो इनफरादी बिजनेस कर रहे होते हैं सोल प्रोपराइटर, और जो पार्टनरशिप में बिजनेस कर रहे होते हैं एओपी, उन पर ये वाला रूल अप्लाई होता है, प्रोग्रेसिव टैक्स वाला। आ जाइए रिग्रेसिव टैक्स। इनकम बढ़ी तो टैक्स रेट उल्टा कम हो गया, टैक्स सेम रहा। उसने कहा हर बंदे को 1 लाख देना पड़ेगा। अब जिसकी इनकम तो 10 लाख थी उसके लिए 10%, और जिसकी इनकम 10 मिलियन थी उसके लिए 1% है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? तो ये काइंड ऑफ टैक्सेशन में मैं आपको ये बताना चाहता हूं, सेल्स टैक्स इज वन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। सर आप मुझे एक बात बताइए, एक बंदा जो बाइक में फ्यूल डलवाता है वो फ्यूल पर जितना टैक्स देता है, दूसरा बंदा BMW में जब फ्यूल डलवाता है तो वो भी फ्यूल पर उतना ही टैक्स देता है। आप मेरी बात समझ रहे हैं? तो यार ये तो ज्यादती है ना। वो एक बंदे की इनकम 25,000 रुपये पर मंथ है और एक बंदे की इनकम 25 करोड़ रुपया पर मंथ है, तो दोनों पर टैक्स सेम लग रहा है। सर ऐसा नहीं होना चाहिए, अमीर बंदे पे टैक्स ज़्यादा लगे, गरीब बंदे पे टैक्स कम लगे। फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ का तकाजा तो यही है, फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इनकम का तकाजा तो यही है। यस और नो? ये पॉइंट है। रिग्रेसिव टैक्स बहुत इनकरेज नहीं किया जाता, इसको डिस्करेज किया जाता है, बट अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान में ज़्यादा जोर regressive taxes पे है। The tax that charges high tax rate to low income person and low tax rate to person with high income. A regressive tax is generally a tax that is applied uniformly. सबके लिए एक जैसा है,
तो जो लो इनकम इंडिविजुअल होगा उसके लिए मुश्किल होगी। सर देखिए ना, अभी रिसेंट उसने 17 से 18% टैक्स लगाया है। ये जो इंक्रीज किया है सेल्स टैक्स, इससे अमीर बंदे को इतना फ़र्क पड़े ना पड़े, गरीब बंदे को फ़र्क पड़ा, चूँकि उसके लिए हर चीज़ महंगी हो गई है। अमीर बंदे को कम फ़र्क पड़ा है, गरीब बंदे को ज़्यादा फ़र्क पड़ा है। जबकि टैक्स के प्रिंसिपल में की प्रिंसिपल ये है कि हर फेयर डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ करो, अमीर से ज़्यादा वसूल करो, गरीब से कम वसूल करो। यार मेरी बात समझ आ रही है? रिग्रेसिव टैक्स में मसला ये है कि भाई आप एक जितना टैक्स दोनों से वसूल कर रहे हैं। अमीर बंदे की तो खैर है 1% है, लेकिन जहां पे उसकी इनकम, जहां पे वो बड़ा गरीब है, वहां पे उसके लिए परसेंटेज बढ़ती जा रही है, उसके लिए मुश्किल बढ़ती जा रही है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? ये सेल्स टैक्स इज वन एग्जांपल ऑफ रिग्रेसिव टैक्स। इकोनॉमी में इस तरह के टैक्सेस को ज्यादा एनकरेज नहीं किया जाता। तो सर काइंड्स ऑफ टैक्सेस की बात भी हो गई। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स। रिग्रेसिव टैक्स के कुछ बेनिफिट्स भी हैं। यस, पैसा इकट्ठा हो जाता है। आपके लिए वो मुश्किल बढ़ गया ना। अब मिसाल के तौर पे फ्यूल पे टैक्स था 10 रुपए लीटर, आपने फ्यूल पे टैक्स कर दिया 50 रुपए लीटर, तो ज़ाहिर बात है हमने फ्यूल तो डलवाना ही, हमारी मजबूरी है। उनको पैसे इकट्ठे हो गए। सर जी मेरी बात समझ आ रही? अभी रिसेंटली ये जो 17 से 18% टैक्स किया, इसका ऑब्जेक्टिव क्या था? रेवेन्यू कलेक्शन था। ये असल में पैसा इकट्ठा करने के लिए ही किया गया। ठीक है, चले आगे भाई। सर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्सेशन सिस्टम, वो कहते हैं टैक्स एक एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन और वॉलंटरी कंट्रीब्यूशन नहीं है। इसका क्या मतलब है? एनफोर्स्ड है, इंपोज की गई है, वॉलंटरी नहीं है। सर मेरे ज़हन में एक एग्जांपल आती है कि वो एक बंदा मस्जिद में मौजूद है और वो दूर से देखता है कि नमाज पढ़ने के लिए आया हुआ है, बैठा हुआ, दूर से देखता है एक बंदा टोकरी लेके ना सब नमाजियों के आगे से गुजर रहा है। ये बंदा जब देखता है कि मेरे पास आएगा, फ़ौरन 2 रकत नफल शुरू कर देता है कि ये मेरे तरफ देखेगा और कहेगा भाई आप भी कुछ चंदा डालो। बहरहाल वो बंदा नमाज पढ़ेगा और घर चला जाएगा। उससे कोई बंदा ज़बरदस्ती डोनेशन इकट्ठी, ये वॉलंटरी है। लेकिन अगर एक बंदे को टैक्स का नोटिस आ जाता है तो सारी रात भी नमाज पढ़ता रहेगा ना, तो टैक्स वाले उससे पैसे निकलवा लेंगे। यार मेरी बात समझ आ रही है? सर इसका फ़र्क होता है। ये एनफोर्स्ड कंट्रीब्यूशन है। टैक्स चोरी करना पाकिस्तान में जुर्म है, जुर्म है, काबिल सज़ा जुर्म है। सर ये वॉलंटरी नहीं है, आपकी मर्जी नहीं है, आप टैक्स दे के नेकी नहीं कर रहे, आपकी मजबूरी है कि आप टैक्स दे रहे हैं। सर टैक्स इज जनरली पेबल इन कैश। आपको टैक्स के बारे में कहा गया कि टैक्स जमा कराओ, आपने कहा कि यार ये लो चेक ले लो 3 माह बाद का। टैक्स वाले इसको नहीं मानते। आपने कहा मैं तुम्हें अपने लेटर हेड पर लिख देता हूँ, अल्लाह का वादा मैं तुम्हें अगले महीने की 4 तारीख को चेक दे दूंगा, मैं तुम्हें अगले महीने की 4 तारीख को टैक्स दे दूंगा। टैक्स वाले इस तरह के वादे को नहीं मानते। प्रोमिसरी नोट आपने लॉ में पढ़ा हुआ है। मैंने सिर्फ एक समझाने के लिए एक एग्जांपल दे दी कि यार एक नोट है जिस पर प्रॉमिस किया हो पेमेंट का, उसे प्रोमिसरी नोट कहते हैं। चेक है, प्रोमिसरी नोट है। या एक बंदा कहता है मेरा कितना टैक्स बना है, उन्होंने कहा आपका टैक्स बना है 1 लाख रुपए का। कहता है ये मेरी मोटरसाइकिल ले जाओ, मेरे पास पैसा नहीं है। तो क्या ऐसा हो सकता है कि वो बंदा टैक्स की बजाय मोटरसाइकिल दे दे पैसों की बजाय? नहीं हो सकता। टैक्स वाला उसको कहा भाई आप अपनी मोटरसाइकिल अपने हाथ से बेचो, हमें 1 लाख रुपया ही दो। यार मेरी बात समझ आ रही है? तो भाई ये दूसरी बात थी। तीसरी, सर टैक्स प्रोपोर्शनेट इन करेक्टर है
और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल सब लोगों के लिए एक जैसा है, और एबिलिटी टू पे प्रिंसिपल जो है उस पर बेस होता है। अच्छा, चौथी बात हमने की, ट्रांजैक्शन इनकम और प्रॉपर्टी पर लागू हो सकता है। सर इनकम पर लागू होता है टैक्स? यस, इनकम टैक्स। ट्रांजैक्शन यानी ट्रांजैक्शन पर लागू होता है? यस, सेल्स टैक्स। यार सेल्स टैक्स ट्रांजैक्शन पे ही होता है ना। सर प्रॉपर्टी पर लागू होता है? यस, प्रॉपर्टी। सर इन चीजों पर लागू हो सकता है, इसके अलावा ये एक्ट्स पर, राइट्स पर और प्रिविलेजेस पर भी लग सकता है। सर जी आपने इंपोर्ट की है, उस पर टैक्स लग जाता है। आपने फ्रेंचाइज ली है, उस पर टैक्स लग जाता है। आपने बैंकिंग सर्विसेज ली है, बैंकिंग सर्विसेज दे रहे हैं, उस पर टैक्स लगता है। तो भाई एक्स पर टैक्स लगता है। आपके पास आपने कॉपी राइट्स ले लिए हैं, कॉपीराइट पर टैक्स, राइट्स पर टैक्स लगता है। प्रिविलेजेस पर टैक्स लग सकता है, एक्स पर टैक्स लग सकता है। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टैक्स लगा के टैक्स की खसूसियात क्या है? सर इन चीजों पर लागू किया जा सकता है। सर टैक्स लागू किया जाता है किसकी जानिब से? स्टेट की जानिब से, विच हैज जुरिस्डिक्शन ओवर द पर्सन और प्रॉपर्टी। सर व्हाट इज जुरिस्डिक्शन? जुरिस्डिक्शन का क्या मतलब होता है? सर वो एक दायरा इख्तियार, इसका उर्दू जुबान में मतलब है, लेकिन एक स्टोरी से ना आपको ये समझा देता हूँ। सर मिसाल के तौर पे मैं बाहर गया, बाहर निकला तो बाहर एक बंदे ने मोबाइल मुझसे स्नैच कर लिया और मैं परेशान हूँ, क्या करूँ? सोचा दोस्त को फ़ोन करता हूँ। जेब में देखा तो मोबाइल तो है ही नहीं जिससे फ़ोन करना था। मैंने कहा अब क्या करूँ? मैं कहा चलो घर तो चलते हैं। घर गया, कपड़े शपड़े चेंज किए, सोचा अब मैं क्या करूँ? तो घर वालों ने कहा कि आप ना FIR दर्ज करा दें। मैं थाने गया, पुलिस स्टेशन गया, वहाँ जाके उन्होंने कहा कि FIR दर्ज कर दें। पुलिस स्टेशन वाले ने कहा कि ये वकूआ किधर पेश आया? मैंने कहा गार्डन टाउन में SBI के पास। तो उन्होंने कहा वो इलाका हमारे अहाते में नहीं है, आप वहाँ के थाने में जाएं। यानी उस पुलिस स्टेशन में, पुलिस स्टेशन की एरिया ऑफ अथॉरिटी में गार्डन टाउन नहीं आता। तो फिर मैं गार्डन टाउन के थाने गया और यहां पर FIR दर्ज हुई। यार मेरी बात समझ आ रही है? ज्यूरिस्डिक्शन का मतलब होता है एरिया ऑफ अथॉरिटी। अगर प्रॉपर्टी टैक्स सूबे लगाते हैं, अगर मेरी प्रॉपर्टी पंजाब में है तो पंजाब गवर्नमेंट मुझे नोटिस भेज सकती है, सिंध गवर्नमेंट मेरी पंजाब की प्रॉपर्टी के हवाले से मुझे नोटिस, भाईजान उनकी एरिया ऑफ अथॉरिटी में ये नहीं आता। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? जुरिस्डिक्शन कहते हैं एरिया ऑफ अथॉरिटी को। सर आपको बताता चलूं, हमारा जो सिलेबस है ना, ये है ही वो जिस पर फेडरल लॉ है। बेसिकली सारा वो वाला सिलेबस है जो विफाक का है, जो पूरे मुल्क में लागू होता है। वरना कराची का पेपर और है, लाहौर का पेपर और है। तो जनाब हमारा जो सिलेबस है उसमें इनकम टैक्स है, इनकम टैक्स भी विफाक लागू करती है। सेल्स टैक्स ऑन गुड्स है, वो भी विफाक लागू करती है। फाइनल लेवल पे फेडरल एक्साइज ड्यूटी है, वो भी विफाक का है, फेडरेशन के अंडर आता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? बहुत से टैक्सेस सूबों के अंडर आते हैं। प्रॉपर्टी टैक्स सूबों के अंडर आता है। सर ये हम यहाँ पे कहीं रेस्टोरेंट जाते हैं खाना खाने, तो वो मेज खाने के ऊपर सेल्स टैक्स चार्ज करते हैं। वो सेल्स टैक्स ऑन सर्विसेज होता है, वो किसके अंडर आता है? सूबे के अंडर आता है। सर समझ आ रही है? तो ये पॉइंट समझने का ये है कि जनाब हम पर टैक्स लागू करेगी स्टेट, लेकिन वो जिसके एरिया ऑफ अथॉरिटी में प्रॉपर्टी आ रही, चूंकि सारे पाकिस्तान में रह रहे हैं और विफाक उसका नोटिस विफाक भेजेगी। सर लाहौर में सर समझ आ रही? लेकिन पंजाब गवर्नमेंट मेरी सिंध
एरिया में ही नहीं है सर। इस तरह मैं अक्सर ये बात कहता हूं कि सर कोई पुलिस वाला रोके और वो आपको कहे कि अपना लाइसेंस चेक कराएं, तो उससे कहेंगे सर लाइसेंस चेक करना आपकी अथॉरिटी में आता ही नहीं है। आप मुझसे कागजात चेक कर सकते हैं ये देखने के लिए कि मेरी बाइक चोरी की तो नहीं है, ये मेरी मलकियत है या नहीं, ये, लेकिन लाइसेंस चेक करना आपकी अथॉरिटी में नहीं है। लाइसेंस चेक करना सार्जेंट अथॉरिटी में आता है जो ट्रैफिक। सच्ची बात इतना ही, आप पर टैक्स लागू करेंगे वो पर्सनल प्रॉपर्टी और जो पर्सन प्रॉपर्टी एक्ट राइट्स ट्रांजैक्शन, ये वो सारी चीजें जिनके बारे में उसने कहा कि इन पर टैक्स लागू होना चाहिए। ये लोग जिस टैक्सिंग स्टेट की जुरिस्डिक्शन में फॉल कर रहे होंगे उन लोगों पर टैक्स लगाया जाएगा, वो टैक्स लागू करेंगे। यानी टैक्स लागू कौन कर रहा होगा? टैक्स लागू वो बंदा कर रहा होगा जिसकी जुरिस्डिक्शन में आप आ रहे होंगे। गार्डन टाउन का जो थाना है उसकी जुरिस्डिक्शन में एसबीआई आता है, तो अगर कोई मसला होगा तो एसबीआई जो है वो उस थाने से राब्ता करेगा। यहां पर बिल्कुल इसी तरह ही है, हम पंजाब में रहते हैं, पंजाब गवर्नमेंट की जुरिस्डिक्शन में हम है तो वो हम प्रॉपर्टी टैक्स लागू करेगी। वो ऑथोराइज है, उनके पास पावर है कि वो हम पर लागू करे टैक्स। टैक्स इज लेविड बाय द स्टेट व्हिच हैज jurisdiction over the person property act rights or transaction within the jurisdiction of taxing state are subject to taxation। इन पर टैक्स लेगा। आपको पता है टैक्स का जो कानून होता है, टैक्स का जो कानून होता है वो एफबीआर वाले बनाकर, एफबीआर वाले बनाते हैं। टैक्स इज लेविड और लागू कौन करते हैं सर? एफबीआर वाले लागू कर रहे होते हैं। लॉ मेकिंग बॉडी ऑफ द स्टेट जो है वो टैक्स को लागू करती है और टैक्स के कानून को अप्रूव कौन करती है? नेशनल असेंबली करती है। सर जी स्टोरी असल में ये है कि जून के फर्स्ट वीक में, सर जून के फर्स्ट वीक में क्या होगा? बजट नेशनल असेंबली के सामने पेश किया जाएगा। नेशनल असेंबली इसको अप्रूव करेगी तो क्या हो जाएगा? ये क्या बन जाएगा? ये सर बजट जो पेश किया जाता है इसको फाइनेंस बजट कहते हैं, और ये जब अप्रूव हो जाता है तो क्या हो जाता है? फाइनेंस एक्ट हो जाता है। सर 2022 में जो किया गया था वो फाइनेंस एक्ट 2022 था। यानी ये फाइनेंस एक्ट जब असेंबली से पास हो जाता है तो फिर इसकी वजह से इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाती है, इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में अमेंडमेंट की जाती है। तो ये एक बुनियादी स्ट्रक्चर है, ये जरा ज़हन में रखिएगा। जून के फर्स्ट वीक में फाइनेंस बजट, जून के फर्स्ट वीक में फाइनेंस बजट जो है वो पेश किया जाता है नेशनल असेंबली के सामने, और जब वो अप्रूव हो जाता है तो क्या बन जाता है? फाइनेंस एक्ट बन जाता है। और फाइनेंस एक्ट जब पास हो जाता है और बन जाता है तो फिर उसके जरिए इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस में तरमीम की जाती है। सर ये एक स्टेप है, ये एक तरीका है। टैक्स का जो कानून है वो लागू किया जाता है लॉ मेकिंग बॉडी की जानिब से, और अप्रूव कहाँ होता है? सर जी ये अप्रूव होता है पार्लियामेंट में। सर टैक्स को लागू, सर टैक्स को लागू असल में किया जाता है पब्लिक पर खर्चे करने के लिए। आपको मैं बताऊं, हमने जो पैसा गवर्नमेंट को दिया था वो इसलिए दिया था कि गवर्नमेंट मुल्क के निज़ाम को बेहतर तरीके से चलाए।
हमने तो यही सोच के दिया था ना, हमने टैक्स का पैसा दे दिया, बाद में फॉर एग्जांपल हमने मीटर लगवाना था तो हमने तो टैक्स इसलिए दिया था कि गवर्नमेंट जो है वो मुल्क को बेहतर तरीके से चलाए, लेकिन जब गवर्नमेंट से हमें को काम पड़ा तो वो मुल्क उस तरह चल नहीं रहा। बहरहाल वो एक बिल्कुल डिफरेंट बात है, लेकिन टैक्स को असल में टैक्स का पैसा टैक्स लागू किया जाता है वो पब्लिक पर्पस के लिए किया जाता है। और 4 मेन पब्लिक पर्पसेस पता है कौन से हैं? सबसे पहला सिक्योरिटी। सर सिक्योरिटी में पुलिस भी आ जाती है और आर्मी भी आ जाती है। दूसरे नंबर पे सिक्योरिटी है पहले नंबर पे, दूसरे नंबर पे क्या है भाई? एजुकेशन और हेल्थ, ये बिल्कुल साथ साथ है। और इसके बाद लास्ट में आ जाता है इंफ्रास्ट्रक्चर। सर बुनियादी तौर पे ये 4 चीज। वो पेन का पता कीजिएगा जो ठीक होने गया था, इस पे राइटिंग इंशाल्लाह जब वो पेन दूसरा हमारा ठीक होने गया हुआ वो आ जाए तो राइटिंग भी इम्प्रूव हो जाएगी। टैक्स इज लेविड फॉर पब्लिक पर्पस एंड टू सपोर्ट द गवर्नमेंट इन इम्प्लीमेंटेशन ऑफ प्रोजेक्ट्स एंड पॉलिसीज। सर एक बात यहां पे रुक के मेरा दिल चाहता है मैं आपसे कर लूं। सर एक बच्चे ने मुझसे एक सवाल किया था, वो सवाल मुझे बड़ा अच्छा लगा। सवाल उसने ये किया कि कभी आप कहते हैं टैक्स फिक्स परसेंटेज होनी चाहिए, कभी आप कहते हैं टैक्स जो है इनकम बढ़े तो टैक्स भी बढ़ना चाहिए, तो ये क्या तरीका है? तो सर उस सवाल का जवाब ये है कि भाई ये खसूसियात हैं जो टैक्स के निज़ाम में होनी होती हैं या होनी चाहिए। और ये बिल्कुल ऐसे ही जैसे किसी से पूछा जाए कि यार तुमने किसी से पूछा जाए कि यार वजन कम करने के कौन कौन से तरीके हैं, तो वो कहेगा भाई वॉक करें, वो कहेगा भाई आप जो है वो फ्रूट खाएं, वो कहेगा जो है वो आप रोटी चावल कम खाएं, वो कहेगा आप कार्बोनेटेड ड्रिंक्स ना लें, एक बंदा कहता है जिम जाएं। सर सारी बातें ठीक है, बातें सारी ठीक है, लेकिन अगर एक बंदा डायबिटिक और आप उसे कहेंगे यार तुम कल आम खाओ तुम्हारा वजन कम हो जाएगा, उसका सारा ही वजन कम हो जाएगा। एक बंदा हार्ट पेशेंट है, उसे आप कहते हैं यार तुम जिम करो ना, कार्डिक लगाओगे तो तुम बेहतरीन हो जाओगे। सर वो दौड़ता है ज़्यादा तो उसका सांस फूल जाता है। सर जी मेरी बात समझ आ रही? सर मशवरे सारे ठीक हैं, मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ बातें अप्लाई होती हैं। इसी तरह ये करेक्टरिस्टिक्स हैं सारे। एडम स्मिथ कहता था प्रोपोर्शनल होना चाहिए, करेक्टरिस्टिक में लिखा है प्रोग्रेसिव होना चाहिए। सर प्रोग्रेसिव भी होता है, सर कंपनी के लिए उसने प्रोपोर्शनल कर दिया और इंडिविजुअल रेवेन्यू के लिए उसने प्रोग्रेसिव कर दिया। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? सेल्स टैक्स रिग्रेसिव था, तो भाई मुख्तलिफ जगहों पर मुख्तलिफ चीजें अप्लाई होती हैं। प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम पहला आ गया। अब ये साउंड टैक्सेशन सिस्टम है, तगड़े अच्छे टैक्सेशन सिस्टम के क्या प्रिंसिपल होते हैं? पहला आ गया फिस्कल एडिक्वेसी। फिस्कल कहते हैं माली, एडिक्वेसी काफी होना। वो कहते हैं कि टैक्स का निजाम कम से कम इतने जोगा तो जरूर होना चाहिए कि मुल्क अपने खर्चे ही पूरे कर ले। खर्चे तो पूरे करें। वो कहते हैं टैक्स में, वो कहता है सोर्सेज ऑफ रेवेन्यू टेकन एज ए होल शुड बी सफिशिएंट। इतना जरूर होना चाहिए कि वो गवर्नमेंट के वो एक्सपेंडिचर ऑफ द गवर्नमेंट को क्या कर सके, मीट कर सके। रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग
एनुअली इन रिस्पॉन्स टू वेरिएशन इन पब्लिक एक्सपेंडिचर। वो कहता है हाँ, टैक्स का निज़ाम, अच्छा टैक्स का निज़ाम ऐसा होता है कि वो रेवेन्यू शुड बी केपेबल ऑफ एक्सपेंडिंग और कॉन्ट्रैक्टिंग। अगर आपको ज्यादा पैसा दरकार है तो टैक्स का अच्छा निज़ाम वो है जिसके जरिए आप ज्यादा पैसे इकट्ठे कर सकें। यानी अगर ज्यादा पैसा दरकार है तो आपका निज़ाम ऐसा होना चाहिए कि आप टैक्स एक्सपेंड कर सकें, खिला सकें। और अगर आपने अवाम को रिलीफ देनी है और आप टैक्स माफ करना चाह रहे हैं तो ऐसा निज़ाम हो कि आप उसको सुकेट सकें, कॉन्ट्रैक्ट कर सकें। वो कहता है पब्लिक एक्सपेंडिचर आप रेवेन्यू को बढ़ा भी सकें और कम भी कर सकें। जल्दी से जरा इस जुमले को पढ़ें, समझ आती है। चले आगे भाई। इक्वालिटी और थ्योरेटिकल, सर जी जो साउंड टैक्सेशन सिस्टम है ना उसके मुताबिक वो कहता है बेस्ड ऑन एबिलिटी टू पे, जिसकी जितनी हैसियत है उसको उतना ज्यादा टैक्स देना चाहिए। सर एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी, टैक्स शुड बी क्लियर एंड प्लेन, टैक्स शुड बी, सर जी ये चार बातें लिख रहा है, सुनिएगा। क्लियर और प्लेन हो, एनफोर्सेबल बाय द एडुकेटेड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स हो, कन्वीनियंट एज टू टाइम एंड मैनर हो, नॉट अनड्यूली बर्डनसम टू डिस्करेज बिजनेस एक्टिविटी हो। इन चार में से तीन तो एडम स्मिथ भी क्या गुजरा बेचारा। सर क्या उसने क्लियर और प्लेन की बात की थी? ये सुनो। क्या उसने टाइम और मैनर में कन्वीनियंस की बात की थी? ये सुनो। क्या उसने ये बात की थी कि डिस्करेज ना करे बिजनेस एक्टिविटी? यस और नो? सर एक इजाफी बात है, टैक्स डिपार्टमेंट में ऐसे लोग हों जो एनफोर्सेबल बाय द एडिक्वेट एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल, एनफोर्सेबल एंड वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल। इसका नाम ऐसा होना चाहिए कि वो एडिकेट और वेल ट्रेन्ड पब्लिक ऑफिशियल्स के तादाद काम करने वाले पूरे होने चाहिए और मिकदार में भी पूरे होने चाहिए और काबिलियत में भी पूरे होने चाहिए। सर एडिक्वेट कह रहा है असल में नंबर ऑफ ऑफिशियल्स इतने होने चाहिए कि टैक्स के मैटर्स को हैंडल कर सकें। दूसरा वेल ट्रेन्ड, यानी कॉम्पिटेंस और ट्रेनिंग ऐसी हो कि वो टैक्स के मैटर को हैंडल कर सकें। सर ये एडमिनिस्ट्रेटिव फिजिबिलिटी की बात की। अगली बात है टैक्स लॉज शुड बी कंसिस्टेंट विद द इकोनॉमिक गोल्स और प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट विच पर्टेन्स टू बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर द मैसेज। कहता है टैक्स लॉ जो है वो कंसिस्टेंट होना चाहिए विद इकोनॉमिक गोल और प्रोग्राम्स ऑफ द गवर्नमेंट से विच पर्टेन्स टू बेसिक सर्विसेज इंटेंडेड फॉर द मैसेज। वो कहता है कंसिस्टेंट और कंपैटिबल विद इकोनॉमिक गोल्स होना चाहिए। सर जी मेरी बात पिक कर रहे हैं? कंसिस्टेंट एंड कंपैटिबल विद इकोनॉमिक गोल होने चाहिए टैक्स के लॉस। सर आपके मुल्क का वजीर आजम कहता है हमने अवाम को रिलीफ देनी है और FBR का चेयरमैन कहता है फ्यूल में 10 रुपये टैक्स और बढ़ा दिया गया है। इसका मतलब है कि एक ओवरऑल इकोनॉमिक गोल है और एक टैक्स वालों का काम है, ये एक्टिविटी है, वो आपस में इन लाइन नहीं है। सर जी मेरी बात समझ आ रही है? वो कहता है कंसिस्टेंट होना चाहिए इकोनॉमिक गोल ऑफ द कंट्री और वो प्रोग्राम जिनका ताल्लुक बेसिक सर्विसेज से है वो टैक्स लॉज के साथ क्या होना चाहिए? कंसिस्टेंट होना चाहिए। सर
सर ये प्रिंसिपल ऑफ साउंड टैक्सेशन सिस्टम था। ये सारा मैंने आपके साथ बड़ी डिटेल में डिस्कस कर दिया है। आप इसको साथ के साथ तैयार कीजिए इंशाल्लाह। जैसे ये चैप्टर कंप्लीट होना है हमने इसका टेस्ट भी कंडक्ट करना है, साथ के साथ बहुत अच्छे से तैयार कीजिए। आज के लिए इतना ही था। थैंक यू जी।